नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। यह जो वीडियो है शिक्षक भर्ती का लगातार जो वीडियो चल रहा है इसका 12वां नंबर का वीडियो है और इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं समावेशी शिक्षा की अवधारणा। इसमें जो है 25 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, इसका पीडीएफ टेलीग्राम से आप जो है डाउनलोड कर लेना। दोस्तों, आज से अगर समय देखा जाए तो मुश्किल से 26 से 27 दिन शेष बचा हुआ है। आप लोग अगर अच्छे से मेहनत करते हो, क्योंकि इस बार का जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉर्म डल रहा है, ठीक है? तो फिर अच्छे से तैयारी करना, तभी जाके आप लोगों का चयन होगा। और अगर इस बार चयन नहीं होता तो फुर्सत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आने वाले लगभग 4 से 5 साल तक और शिक्षक भर्ती का वैकेंसी नहीं आ सकता, क्योंकि नहीं आने वाला है, ठीक है? जिस हिसाब से अगर पिछला देखें तो फिर अभी मौका है, आप लोग जितना अधिक पढ़ोगे आपके लिए ही फ़ायदा है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क है था उसको देख लेते हैं। कक्षा प्रथम तथा द्वितीय में सामाजिक अध्ययन को नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है? उसे कहा जाता है पर्यावरण अध्ययन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बालक में सृजनात्मक अभिव्यक्ति में निम्न में से क्या प्रभावी नहीं होता? तो क्या बोला गया है? सृजनात्मक अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब होता है बोलना और सृजनात्मक मतलब होता है प्रारंभ होना, ठीक है? सृजन हो रहा है इसका। तो इसका जो जवाब आ जाएगा राजनीतिक भाषण। बालकों में जो है राजनीतिक भाषण का सृजन अभिव्यक्ति नहीं होता, क्योंकि वो बालक है। भले इसमें जैसे नाटकीय लेख है, रचनात्मक खेल है, या जो है काल्पनिकता है, इन सभी में हो सकता है, लेकिन राजनीतिक भाषण प्रभावी रूप से नहीं होता है। अगला है, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। तो दोस्तों, जब भी कथन वाला प्रश्न आता है तो ऐसे प्रश्नों को आपको रटना पड़ेगा या समझना पड़ेगा, ठीक है? समझने का चांस थोड़ा कम है, रटना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा क्रो व क्रो रहेगा, ठीक है? इसे जो है क्रो एंड क्रो कहा जाता है, या क्रो और क्रो भी कहा जाता है। अगला है, पासी का सृजनात्मक परीक्षण इंदौर में किस वर्ष में निर्मित किया गया? तो कौन से वर्ष में पासी का सृजनात्मक परीक्षण निर्मित किया गया इंदौर में? सही जवाब आ जाएगा 1972। 1972 में किया गया है। अभी होता क्या है यहाँ पर देखते हैं। पासी की परीक्षण माला भारतीय स्थितियों में 1972 में निर्मित एवं मानवीकृत की गई थी। इसके शाब्दिक और अशाब्दिक कारकों को 6 परीक्षणों के माध्यम से मापा जाता है और यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। अगला है, अपंगता का कारण नहीं है। तो अपंगता का कारक कौन सा नहीं है? जैसे बीमारी है, जन्मजात अनियमितता है, मनोरंजन है, दुर्घटना। तो मनोरंजन नहीं है। अपंगता एक बीमारी से भी हो सकता है, जन्मजात तरीके से भी हो सकता है, दुर्घटना से भी हो सकता है, लेकिन मनोरंजन से क्या अपंगता हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। अगला है, वंचित बालक का प्रकार नहीं है। तो वंचित बालक का एक प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? देखो, होता क्या है, सामाजिक रूप से वंचित हो सकता है, क्योंकि अगर समाज उसको पाबंदी लगा दे, वंचित कर दे, तो ये जरूर हो सकता है। आर्थिक रूप से पाबंदी होता है, ठीक है? उसके बाद है वंचित होता है, उसके बाद है शैक्षणिक रूप से भी वंचित होता है, लेकिन राजनीतिक रूप से वंचित नहीं होता। यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है? इसका प्रकार नहीं है, तो राजनीतिक प्रकार नहीं, क्योंकि राजनीतिक प्रकार वंचित रूप से नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 18 वर्ष हो गए कंप्लीट तो आपको वोट देने का अधिकार मिल गया है। अब जब वोट देने का अधिकार मिल गया है तो आपको राजनीतिक में भाग आप ले रहे हो कि हम किस व्यक्ति को वोट दे, किस व्यक्ति को ना दे। इसका मतलब है कि राजनीतिक रूप से आपको वंचित नहीं किया जा सकता। अगला है, विकलांगिक एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षणिक प्रावधान है। तो विकलांगिक या जो अक्षम बालक है, इसके लिए जो शैक्षणिक प्रावधान है, शैक्षिक प्रावधान है, वह क्या है? जैसे कि विषय कक्षा के तौर पर है, कि विशेक्षा जो अध्यापक रहता है, या विशेष तौर पे जो पाठ्यक्रम रहता है, उपयुक्त तो सभी रहेगा, ठीक है? अगर कोई विकलांगता बालक है या कोई शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम है तो उसके लिए जो विशेष कक्षा का आयोजन किया जाता है, विशेष टीचरों की नियुक्ति किया जाता है और विशेष रूप से पाठ्यक्रम भी तैयार किया जाता है। तो उपरोक्त सभी आंसर सही रहेगा। अगला है, श्रवण क्षति युक्त जो कि बहरापन बालकों को शिक्षा दी जाती है। जैसे कि बहरापन बालक है, अब उसको शिक्षा दी जाती है, तो किस तरीके से शिक्षा दी जाती है? एक तो होता है चिन्ह भाषा है, ठीक है? किसी भी चीज जो चिन्ह है या सिंबल को है उसे जो है याद कराकर उससे शिक्षा दी जा सकती है। और एक तो है संकेत भाषा। तो संकेत भाषा है, तो कुल मिलाकर दोनों जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। जो चिन्ह भाषा है इसमें ब्रेल लिपि भी आ जाता है, तो दोनों के माध्यम से इसको शिक्षा दी जाती है। अगला है,
अपचारी बालक का प्रकार है, तो अपचारी बालक किसे कहा जाता है, इसका प्रकार क्या है? जैसे कि यहाँ पर है संपत्ति नष्ट करने वाले बालक, दूसरे पर आक्रमण करने वाले बालक है और समाज के नियमों का उल्लंघन करने वाले बालक, ये जो है अपचारी बालक की श्रेणी में आते हैं। याद रखना ये अपचारी है, ना कि समस्यात्मक बालक है। समस्यात्मक का प्रकार अलग है, मैं भी जो क्वेश्चन आएगा उससे बता दूंगा। अपचारी बालक है। कभी कभी प्रश्न ऐसा आता है कि अपचारी बालक के कितने प्रकार है, तो 3 प्रकार होते हैं अपचारी बालक के। अगला है, बर्ट ने समस्यात्मक बालकों को कितने भागों में बांटा है। देखो यहाँ पर आ गया, ये क्या है, समस्यात्मक बालक है, ठीक है। ये बर्ट की बात है, लेकिन अलग से प्रकार अलग है, ठीक है। तो बर्ट के हिसाब से 2 बालक हैं, ठीक है। 2 ऐसे क्षेत्र है जिसमें बांटा गया है समस्यात्मक बालक को। एक होता है झगड़ालू और उत्तेजक व्यवहार करने वाले बालक, और दूसरा होता है दमित या हतोत्साही बालक। तो 2 प्रकार के होते हैं। अगला है 10वां नंबर का, समस्यात्मक बालक वे हैं जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व गंभीर रूप से असामान्य होता है, यह कथन है। तो किसने कहा है कि एक ऐसे समस्यात्मक बालक जिनका व्यवहार जो है सामान्य से अलग होता है, गंभीर रूप से असामान्य होता है? सही जवाब आ जाएगा वेलेंटाइन। वेलेंटाइन जो कि मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने इस बात को कहा है। अगला है, बालक का समाज विरोधी कार्य मूल रूप से किससे प्रभावित होता है? जैसे कि कोई बालक है समाज विरोधी, एक होता है जैसे कि समाज का नियम अलग रहते हैं, और एक होता है कोर्ट का, जैसे कि अदालत का नियम अलग रहते हैं। तो ऐसे कौन से बालक है जो कि समाज विरोधी कार्य को मूल रूप से प्रभावित होता है? तो शारीरिक रूप से होता है क्या? नहीं होता है। मानसिक और भावनात्मक रूप से भी नहीं होता है, और सामाजिक रूप से भी नहीं होता, प्रभावित नहीं होता, लेकिन राजनीतिक रूप से होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप में जो बालक है वह समाज विरोधी कार्य के मूल रूप से इसे प्रभावित होता है। अब इसका विश्लेषण बहुत ही ज़्यादा है। यूँ समझ लो कि समाज का जो अलग जो विरोधी कार्य है वहाँ राजनीतिक रूप में भी किया जा सकता है। हालाँकि इसका फ़ायदा है, लेकिन नुकसान भी है। अगले हैं, पिछड़े बालक कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं पिछड़े बालक? वंशानुक्रम है, वातावरण है, दोनों सही हैं। इसका जो आंसर है दोनों सही है। जैसे कि कोई पिछड़े बालक है तो किस में पिछड़े है? एक तो वंशानुक्रम के तौर पर पिछड़ा रहता है, और एक है वातावरण का पिछड़ापन है। तो दोनों एक वजह होता है किसी भी बालक को पिछड़ापन लाने के लिए। अगला है, पिछड़ेपन का प्रकार है, तो जो पिछड़ेपन है इसका प्रकार कौन कौन से है? एक तो शारीरिक वजह हो सकता है, मानसिक वजह भी हो सकता है, और संवेगात्मक भी वजह हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो तीनों ऑप्शन रहेगा बिल्कुल सही है। आंसर 4 रहेगा, उपरोक्त सभी रहेगा। ये जो है पिछड़ेपन के प्रकार हैं। अगला है, प्रतिभाशाली बालकों की उचित शिक्षा के अभाव में कौन से कारक नहीं है? तो उचित शिक्षा के अभाव में कौन सा कारक नहीं, जैसे आर्थिक, मनोविज्ञान, सामाजिक, सांस्कृतिक। सही जवाब आ जाएगा सांस्कृतिक रहेगा। देखो क्या बोला गया है, प्रतिभाशाली बालकों की उचित शिक्षा में सांस्कृतिक का अभाव इसमें कारण नहीं है। बाकी आर्थिक हो सकता है, जैसे कोई बालक होशियार है लेकिन उसकी फैमिली बैकग्राउंड को अगर देखा है तो फिर आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से भी कमजोर रहते हैं, और सामाजिक परिवेश में भी अगर कमजोर रहते हैं लेकिन बालक जो है प्रतिभाशाली हैं। तो इसमें जो है सांस्कृतिक रूप से कोई भी प्रकार के इसमें प्रभाव नहीं आता प्रतिभाशाली बालकों को। अगला है, नवोदय विद्यालय का उद्देश्य नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नवोदय विद्यालय क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या नहीं है आपको देखना है। जैसे कि क्या है, पहला, प्रतिभाशाली बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना है, ये बात जो बिल्कुल सही है। प्रतिभाशाली बालक इसीलिए जो है नवोदय का एग्जाम होता है हर हर साल, है ना। उसके बाद है राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करना, ये भी बात सही है। तीसरा है सृजनात्मक बालकों की शिक्षा का प्रावधान करना, ये गलत बात है ना। सृजनात्मक बालक नहीं, यहाँ पर प्रतिभाशाली बालक है, और दूसरा बात है शिक्षा का प्रावधान करना नहीं है, ये जो है पहले से तय है। उसके बाद तीसरा, यहाँ पर चौथा क्या है, प्रतिभाशाली बालकों की क्षमता का पूर्ण विकसित करना है, ये नवोदय विद्यालय का उद्देश्य है। इसलिए हम कह सकते हैं इसका जो आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। अगला है, प्रतिभाशाली बालकों का विद्यालय है, तो प्रतिभाशाली बालकों का विद्यालय कौन सा है? ज्ञान प्रबोधिनी। ज्ञान प्रबोधिनी यहाँ जो है प्रतिभाशाली बालकों का जो है विद्यालय में यहाँ पर शिक्षण दिया जाता है। अगला है, ब्रूनर के अनुसार सृजनात्मक का पक्ष है, तो ब्रूनर के अनुसार जो है सृजनात्मक का पक्ष कितना है? जैसे कि नवीनता है, आश्चर्य है, मौलिकता है, और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी रहेगा। ये प्रश्न कभी कभी ऐसा भी आता है कि ब्रूनर के अनुसार सृजनात्मक का जो बालक होते हैं उसके पक्ष कितने हैं, तो 3 पक्ष हैं। दोस्तों ये जो कथन है ब्रूनर का है, इसलिए 3 पक्ष हैं। हालांकि इसका सृजनात्मक पक्ष अगर देखा जाए तो इससे कहीं और ज़्यादा है।
इसमें लगभग 6 पक्ष होता है, ठीक है, 6 पक्ष हैं। अगला है विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने हेतु अपनाए जाने वाली प्रणाली है। तो कौन सी प्रणाली है जो विशिष्ट बालकों को शिक्षा दी जाती है? एक तो होता है प्रभाव एवं उपयुक्त जो शिक्षा है, दूसरा है संबंधित जो पाठ्यक्रम है, और तीसरा है विशिष्ट विद्यालय एवं कक्षाएं हैं। इन तीनों के माध्यम से जो है विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने हेतु अपनाई जाने वाली जो प्रणाली है वहाँ आता है। अगला है, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र अनुपस्थिति हो तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? जैसे कि कोई छात्र है, ठीक है? अब वो अनुपस्थिति है, बार-बार अनुपस्थिति हो रहा है, तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि उसके बारे में कक्षा में छात्रों से पूछेंगे क्या? उससे इम्पोर्टेंट नहीं है। छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे, ये जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर छात्र नहीं आ रहे, तो उसके अभिभावक को पूछेंगे कि वजह क्या है, क्यों नहीं आ रहा है? उनकी समस्याओं का हल करने का प्रयास करेंगे। अगला है, कक्षा में पढ़ाई के समय दो छात्र आपस में बात करते हैं। आपके ख्याल से इनके उनके इस कार्य से क्या होगा? जैसे कि कोई क्लास चल रहा है, अच्छा ध्यान से पढ़ाई चल रहा है, लेकिन दो छात्र आपस में बात कर रहे हैं, खासकर से पीछे साइड होता है, तो इससे होगा क्या? तो देखो, उन दोनों को हानि होती है। एक तो उन दोनों को हानि हो रहा है क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं सर उसको पता नहीं है। दूसरा क्या है, सारी कक्षा को हानि होती है, यानी कि उसकी वजह से पूरे क्लास को डिस्टर्ब होता है। तीसरा क्या है, अध्यापक का ध्यान जो बढ़ता है या भटकता है। ये भी बात भी सही है। उपरोक्त आंसर सभी सही रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से समस्यात्मक बालक कौन है? बहुत ही अच्छा है, मैंने बताया था। तो समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आता है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, पिछड़े बालक है, मंदबुद्धि बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, चोरी करने वाला बालक है। तो सही जवाब आ जाएगा चोरी करने वाला बालक, क्योंकि ये समस्या पैदा कर रहा है औरों के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं समस्यात्मक बालक के प्रकार कितने कितने प्रकार के हैं समस्यात्मक बालक। तो यहाँ पर मैंने जो है 8 प्रकार लिखा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला है। एक तो होता है झूठ बोलने वाला बालक, जो कि बहुत समस्या पैदा करता है, झूठ बोलता है बार बार, ठीक है। उसके बाद है चोरी करने वाला बालक भी है। एक होता है झगड़ालू बालक है, एक होता है क्रोधी बालक है, एक होता है भयभीत होने या दूसरों को करने वाला बालक है। उसके बाद है छठवां अनुशासनहीन बालक होता है, और सातवां है पढ़ने में रुचि ना लेने वाले बालक है, फिर भी वो स्कूल आ जाता है। उसके बाद है आठवां आपराधिक बालक है। तो ये जितने भी 8 प्रकार बताया हूँ मैं, ये जो है एक समस्यात्मक बालक की पहचान है। ठीक है? ये ऐसे बालक है जो खुद के लिए समस्या है, लेकिन औरों के लिए भी और समाज के लिए भी समस्या का काम करता है। अगला है, बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। तो बाल अपराध की उपचार करना है तो इसके लिए मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। कौन सी नहीं है? एक तो मनोविश्लेषण विधि है, ठीक है, मनो अभिनय की जो विधि है, खेल द्वारा चिकित्सा है विधि है। ये जो है ऐसे विधि है जिसका बाल अपराध का जो उपचार किया जा सकता है, लेकिन परीक्षण परीक्षण जो है ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है जिससे बाल अपराध को रोका जा सके। इसका जो आंसर रहेगा चौथा रहेगा। अगला है, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आम तौर से अधिक क्या होते हैं? जैसे कि मानसिक तौर पर पिछड़े बच्चे हैं, तो आम तौर पर वह अधिक क्या होते हैं? जैसे कि संवेदनशील होते हैं क्या, निष्ठावान होते हैं क्या, शक्तिशाली होते हैं क्या, या अनुशासनहीन? तो सही जवाब आ जाएगा जो मानसिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं ना बालक, वो जो है अनुशासनहीन होते हैं। अगला है, विशिष्ट बालक का संबंध है। तो विशिष्ट बालक का संबंध क्या है? बुद्धि स्तर है, निष्पत्ति स्तर है, आर्थिक स्तर है, या सामाजिक स्तर है? सही जवाब आ जाएगा बुद्धि स्तर है। देखो, विशिष्ट बालक हम किसे कह सकते हैं? अगर कोई धनवान बालक है उसे विशिष्ट कहेंगे क्या? नहीं। अगर कोई शारीरिक रूप से बालक जो है हष्ट पुष्ट है उसको हम कहेंगे क्या? नहीं। तो विशिष्ट बालक जो है बुद्धि के स्तर पर हम लोग नापते हैं। ये समाज जो है बुद्धि के आधार पर जो है तय करता है कि विशिष्ट बालक कौन है। अगला है, टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता है। जैसे कि अभी जो बताया था वही है, इसमें जो है टर्मन के अनुसार बोला गया है। तो मैंने क्या बोला था, अगर हम उत्तम शरीर है किसी बालक के तो उस आधार पर उसकी विशिष्टता का पहचान नहीं कर सकते। अगर शैक्षणिक विकास भी हो रहा है, अगर उसको शैक्षणिक माहौल अच्छा मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो विशिष्ट बालक है। विशिष्ट बालक किस स्तर पर है? बौद्धिक विकास पर है। उसकी बुद्धि कितना काम कर रहा है, उसका आईक्यू लेवल क्या है, इस हिसाब से हम उस बालक का विशेषता को महत्व देते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। इसका जो आंसर रहेगा थर्ड आंसर सही रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो कमेंट करके जरूर बताना। प्रश्न क्या है कि मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनकी विशेषता नहीं है।
ऑप्शन क्या है, सीखने की मंदगति है, दूसरा है अमूर्त चिंतन का अभाव है, तीसरा है शारीरिक दोष है और चौथा है मौलिकता है। आपको ये बताना है कि जो मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं है, ये बताना है, ठीक है? तो कमेंट जरूर कर देना। अगर चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।